नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक छोटे से गैप के बाद आज फिर से आपकी क्लासेस सुचारू हो रही है, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपना चल रहा था राजपूत मुगल संबंध वाला पार्ट, जिसमें से अपन बाकी सारे पढ़ चुके थे और महाराणा प्रताप को विशेष रूप से पढ़ना होता है क्योंकि व्यक्तित्व ही विशेष है और प्रश्न भी विशेष बनते हैं, तो इनको विशेष रूप से ही पढ़ेंगे। और आज टेलीग्राम पे एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें आपको आज की क्लास का आनंद जो आने वाला है वो पहले ही बता दिया था, और इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि इससे पहले ऐसे कभी नहीं पढ़ाऊंगा। यूं आपको लगेगा जैसे युद्ध भूमि में ही आप है, हरावल क्या होती है, चंद्रावल क्या होती है, ये चीजें आपको प्रैक्टिकली जानने को मिलेगा कि ये चीज ऐसे है और इस तरीके से आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पूरी तरीके से याद हो जाए और आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स भी आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो क्लास, चलिए इस पे चर्चा करेंगे। क्लास की एक झलक पहले बता देता हूं कि अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से चरण चलेगा और आप यदि नोट्स बनाते हैं तो आपको भी इसी तरीके से बना देने, ताकि आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स आपके तैयार हो जाए। ये युद्ध भूमि का दृश्य आपको बताया जाएगा, फिर मानसिंह की तरफ की सेना बताई जाएगी, फिर आपसे आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध फिर से करवाया जाएगा। तो ये है। उससे पहले साथियों आप लोगों को एक सूचना दे दूं, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें पता नहीं होगा कि जीजीडी के प्लेटफॉर्म की तरफ से एक महा घोषणा की गई है। एक बहुत विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए एक तरह से द्वार खोल दिए गए हैं सभी के लिए। वो क्या है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जितनी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है उनकी वैलिडिटी पहले 31 मई 2024 तक ही थी, क्योंकि एक साल जब लॉन्च की तब से एक साल थी, उससे ज्यादा ही दी गई थी। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि इसकी वैलिडिटी आपके 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। 31 दिसंबर 2024। यदि यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये देखो, ये है आपके सेकंड ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज है, इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024, इसकी भी 31 दिसंबर 2024, ऐसे ही इनकी भी आपके 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाली है। यदि आप शुल्क देखोगे तो 3 डिजिट में भी नहीं जा रहा है शुल्क, 2 डिजिट में ही है इनका शुल्क, और इसमें आपको 1.5 साल से भी अधिक समय तक प्रैक्टिस, बेहतरीन प्रैक्टिस और बेहतरीन अभ्यास, हर प्रश्न पर अभ्यास करने को मिल रहा है, और प्रश्न वो जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों के मन में शंका थी कि सर वैकेंसी लेट आई तो हमारे जो है वैलिडिटी पूरी हो जाएगी या ये। तो आप लोगों के मान लीजिए इस वैलिडिटी के दरमियान ही वैकेंसी आती है, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी, समझ लेना इस चीज को, नेक्स्ट सेकंड ग्रेड, ठीक है, जब तक नहीं हो जाती तब तक ये आपके अंदर जुड़ी रहेगी, चाहे 1.5 साल से अधिक हमें बढ़ाना पड़े, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ग्रेड अब आने वाली जब तक नहीं हो जाती तब तक ये टेस्ट सीरीज आपके खरीदी हुई उसके अंदर से हटेगी नहीं। चाहे 1.5 साल की जगह 2 साल भी करना पड़े तो भी हम करेंगे। यही चीज यहां पे भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी। मान लीजिए कि 1.5 साल के अंदर नहीं भी होती, 2 साल भी लगते हैं तो भी ये जुड़ी रहेगी, तो भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मेरा कहना यही रहेगा, क्योंकि आप क्लासेस साथ साथ पढ़ रहे हो, अभ्यास भी साथ साथ करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रह जाती है आज की टाइम में अभ्यास। जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हुए हैं या यूपीएससी सिलेक्शन हुए हैं, अभी जितने एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुए, उनकी स्ट्रेटेजी सुनना ध्यान से। उन्होंने हर एक ने अपने साथ में जिक्र किया है एक बेहतरीन अभ्यास का, और इससे बेहतरीन अभ्यास इस शुल्क में शायद ही आपको कोई प्रोवाइड करवा पाए। तो अभी ज्वाइन, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं। जिसको अभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है, बेहतरीन चीजें हैं, ज्वाइन करके डेली अभ्यास करें, यह नियमितता देने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। विशेषताएं क्या क्या है वो सभी आपको पता ही है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। जीजीडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और आपको ज्वाइन करनी है। यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, ऐप के अंदर ही होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का बटन दिया है, वहां पे सिर्फ टेस्ट सीरीज से संबंधित तकनीकी समस्या को ही लिखकर भेजना है। कॉल का प्रयास नहीं करना है क्योंकि व्हाट्सएप कॉल उठाया नहीं जाता। दूसरी कुछ भी समस्या, बुक्स की इंक्वायरी या क्लास की इंक्वायरी या पीडीएफ वगैरह कुछ मैसेज वहां नहीं करना है, वो इसका जवाब नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तकनीकी समस्या यदि टेस्ट सीरीज में है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित है, मेंबर सीमित है, हम उसी के अंदर बेहतरीन प्रयास करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये सूचना देनी बहुत जरूरी थी इसलिए दे दी, और ज्वाइन कर लेना जितने भी है। 1.5 साल से भी अधिक भी वैलिडिटी, यदि एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये हटाई नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी। कोई बदलाव बीच में होता है तो बिना शुल्क लिए बदलाव करके भी आपको यही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसी में बदलाव हो जाएगा।
जिन्होंने इन्हें ज्वाइन कर ली है उनके ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख गया होगा कि 31/12/2024 तक वैलिडिटी कर दी गई है। ठीक है, मौज करो, राज करो और अभ्यास रोज करो। स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको समस्या बीच बीच में होगी क्योंकि जुकाम लगा हुआ है मुझे, तो ये समस्याएं आप लोगों को होगी, लेकिन थोड़ी सी आपको इतना महसूस नहीं होगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्लास में मजा आने वाला है। चलिए, आज अपन पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। अब बाकी सबके आगे राणा पढ़ते हैं, इनके आगे महाराणा पढ़ते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा मतलब यदि आप सोचोगे, स्वतंत्र पैदा हुए और स्वतंत्र ही मृत्यु का वरण किया, किसी तरह से मुगलों की यवनों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के दो सपने थे, एक महाराणा प्रताप को अधीन करना, दूसरा राम प्रसाद पे आधिपत्य सिद्ध करना। राम प्रसाद इनका हाथी था महाराणा प्रताप का। दोनों ही मंसूबों पर पानी फिर गया, अकबर के पूरे नहीं हो पाए। न तो महाराणा प्रताप पे अधिकार कर पाया और न ही राम प्रसाद पे। क्या कैसे था वो मैं आप आगे बताने वाला हूं। कुछ फैक्ट जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको सीधे ही याद रखने हैं क्योंकि अपन को पढ़ना तो है राजपूत मुगल संबंध, लेकिन महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं तो संक्षिप्त परिचय पढ़ना जरूरी है। यदि आपको पूछते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, डेट पूछ ले तो ध्यान रखना 9 मई, ठीक है, 1540। यदि पूछ ले कहां हुआ तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। कहां हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अच्छा, कोई गहराई में चला जाए एग्जामिनर, कोई खुरापाती हो पूछ ले कुंभलगढ़ दुर्ग में कहां हुआ, तो ध्यान रखना है कि बादल महल में हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो है बादलों से ही आ सकते हैं महाराणा प्रताप जैसे, तो याद रखना कि बादल महल में हुआ। अच्छा, और ही कोई खुरापाती बिल्कुल ही आ जाए एग्जामिनर और पूछ ले कि बादल महल में कहां हुआ, तो सीना ठोक के कह देना कि जूनी कचहरी पे हुआ है। क्या कहोगे? जूनी कचहरी कह देना या कचहरी, ये भी लिखा मिलता है इतिहास में, ठीक है, तो कह देना जूनी कचहरी। अब इससे गहराई में आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक। मृत्यु का पूछे तो ध्यान रखना कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी। अब यहां पे एक लॉजिक है, समझना इस चीज को। इतिहास का एकमात्र व्यक्ति जिसका जन्म 1597 में हुआ, मृत्यु भी 1597 में हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि एक विक्रम संवत था और एक ईस्वी सन। कैसे कि यदि इसको 1540 को इसको आप विक्रम संवत में बदलोगे, इसको यदि विक्रम संवत में बदलोगे तो क्या करोगे? +57 जोड़ोगे, तब ये विक्रम संवत होगा। तो 1540 में 57 जोड़ोगे तो 1597 होता है, ठीक है। और मृत्यु कब हुई है? 1597 ईस्वी। लेकिन ये क्या है? ये है विक्रम संवत। बस इतना ही फर्क है। और ये प्रश्न जिस लैंग्वेज से बनेगा ना, आनंद आएगा। इस तरीके की लैंग्वेज से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं अपन पिता। इनके पिता कौन थे? राणा उदय सिंह। उदय सिंह इनके पिता थे। माता थी इनकी जयवंता बाई। जयवंता बाई, जिन्हें राजस्थान की जीजा भी कह दिया जाता है। अब ये मत कह देना कि सर जीजाबाई तो शिवाजी के समय बाद में हुई और ये पहले हुई, कैसे कह देते हैं? इतिहासकारों ने इतिहास बाद में लिखा है, वो सेम कैरेक्टर देखते हैं और कहते हैं, ठीक है। अपन उनको इतिहासकारों ने लिखा, उनको देखना होता, अपन उनको डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि बाद में लिखा उन्होंने कहा है, पहले वालों ने नहीं कहा, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ है 1572, ठीक है। यदि डेट पूछ ले राज्याभिषेक की तो 28 फरवरी। 28 फरवरी कहां हुआ? गोगुंदा में। इसी समय उदय सिंह की मृत्यु होती है गोगुंदा, और यहीं पे इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और फिर भी पूछे और कहां हुआ तो ध्यान रखना महादेव बावड़ी। महादेव बावड़ी। अब राज्याभिषेक के अंदर इनकी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ये है कि इनके देखो वैसे तो चार भाई थे, कान्हा और वो भी थे, लेकिन दो आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है इतिहास के अंदर, एक तो शक्ति सिंह और एक जगमाल। जगमाल जो बाद में 1583 दत्ताने के युद्ध में मारा गया। जगमाल जैसलमेर वाली धीरूभाई जी का पुत्र था। धीरूभाई जी, बटियाणी धीरूभाई जी कहते हैं, इनका उदय सिंह पे बड़ा प्रभाव था। ये उदय सिंह के ऊपर इनकी पत्नी प्रिय पत्नी थी, प्रिय रानी थी। उदय सिंह पे प्रभाव था तो उदय सिंह से कहलवा दिया कि अपने
जगमाल को ही बनाना है राजा, ठीक है, युवराज यही रहेंगे, राजा आपके बाद में यही बनेंगे। ये बहुत चलता था। इसे राजमहलों की क्रांति भी कहा गया। महाराणा प्रताप और जगमाल के बीच वाली ये जो संघर्ष है इसको राजमहलों की क्रांति भी कहा गया। उदय सिंह कह दियो कि हाँ भाई ठीक है, तू कहवे तुम मेरे बिल्कुल प्रिय है, तू कहवे जो कर देवा की कौन। जगमाल ने बढ़ा देवा, प्रताप तो यूं भी अपर्सित है कि ऑब्जेक्शन करे कौन। प्रताप ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन प्रताप योग्य था। ऑब्जेक्शन करते हैं सामंत, सामंतों की बहुत भूमिका रहती है, ठीक है। अखेराज सोनगरा जिसकी पुत्री थी जयवंताबाई और इनका पुत्र था प्रताप। अखेराज सोनगरा और कृष्णदास चुंडावत और ग्वालियर के रामशाह जिसे राम सिंह भी कहा गया, इन सब ने ऑब्जेक्शन किया कि प्रताप योग्य है, प्रताप सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र भी है, कौन बनेगा राजा, प्रताप बनेगा। जब अंतिम संस्कार उदय सिंह का किया जा रहा था तो जगमाल वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका तो वहां पे उसको तो राजा बनना था, वहां की तैयारियां चल रही थी। तब उसके वहां अनुपस्थित होने के प्रश्न को लेकर ही ये बातें चली। तब फिर बाद में सामंतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक वहीं कर दिया पहला, ठीक है, वो गुंदा के अंदर। बाद में फिर कुंभलगढ़ के अंदर दूसरी बार वापस जब गए तब किया गया। अब किसी की मृत्यु होती है ना तो यूं कहते हैं कि छोट लगती है या शोक की छाया पड़ती है या ऐसे, तो इसमें इसको हटाने के लिए यहाँ पे इनको अहिड़ा के शिकार के लिए भेजा गया। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अहिड़ा के शिकार के लिए भेजा गया, पूछा नहीं जाता वैसे ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। समकालीन मुगल शासक, अब समकालीन मुगल शासक में आपको अकबर ध्यान में रखना है, क्योंकि अकबर का भी जन्म देखो अमरकोट के राजा विशाल के यहाँ पे 1542 के अंदर हुआ था। ये समकालीन यही था, संघर्ष इससे हुआ है इनका, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखेंगे, ये संक्षिप्त परिचय अभी तो और बता रहा हूं मैं आपको। अब भाइयों के अंदर दो ध्यान में रखने आपको, एक तो मेन क्या है, शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु होने के बाद में महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं, और ये भी जो मुगलों के शरण में चले गए, मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, इनका सोया हुआ अभिमान जाग जाता है और फिर ये इनको घोड़ा देकर और इनकी रक्षा करते हैं। और दूसरा जगमाल, जगमाल को दिख रहा था सिर्फ माल कि मैं मालामाल बन जाऊंगा यदि शासक बनूंगा तो, और धीरभाई जी के कारण इसको युवराज और शासक घोषित कर भी दिया, लेकिन सामंतों ने गद्दी से उतार कर महाराणा प्रताप को बिठा दिया। तो ये यहां से नाराज होकर चला गया अकबर के पास। अकबर के पास जाता है तब तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि अकबर के पास जाने पर इसे जहाजपुर और आंधी की जागीर दी गई। ये ध्यान रखना, ये बनता है, ठीक है। 1583 दत्ताने के युद्ध में ये मारा जाता है। ये भाइयों का जिक्र ये ध्यान में रखना। पत्नी की बात करें तो अजबदे पंवार इनकी प्रधान पत्नी थी। अजबदे पंवार थी, लेकिन साथ में ध्यान रखना फूल कंवर भी थी। फूल कंवर, ये फूल कंवर कौन थी? मालदेव का सबसे बड़ा, मारवाड़ वाले मालदेव का सबसे बड़ा बेटा राम सिंह और उनकी पुत्री फूल कंवर का विवाह भी महाराणा प्रताप के साथ में हुआ था। छियर बाई जी भी एक पत्नी का नाम था, फूल कंवर, ये ध्यान में रखना। अजबदेव पंवार और फूल कंवर, ये दो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पुत्र अमसा, अच्छा मैंने अमसा ही लिख दिया, अमर सिंह कर देना, अमर सिंह। देखो राजस्थानी कल्चर के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि राजपूती, राजस्थानी कल्चर के अंदर सा और जी लगाना है, यानी सम्मान देना एक अपना खुद का मान माना जाता है। तो अपने ज्यादातर में हमारे भी जैसे अपने समाज में देखी जाए तो जी लगाया जाता है। जैसे मुझे भी कई लोग जो है गौरव शाह कहते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं कहें, ये मैं कहलवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये अमसा, याद जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, याद बड़ा जल्दी हो जाता है। नरेंद्र सिंह जी है तो नरसा, अमर सिंह है तो अमसा, और बड़ा अच्छा लगता है कहने में, सामने वाले सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी, क्योंकि सम्मान दे भी वही सकता है जिसने सम्मान पाया है, और सम्मान पा भी वो सकता है जिसने सम्मान दिया है। इस चीज को समझना। घोड़ा, प्रिय घोड़ा कौन था? चेतक, ठीक है। हाथी राम प्रसाद, जिसका नाम बाद में मुगलों ने जीतकर पीर प्रसाद रख दिया था। ये सारे डिस्कशन के सवाल है, ग्रुप डिस्कशन के। प्रमुख युद्ध में ध्यान रखना, एक तो हल्दी घाटी और एक दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली
कहा जाता है। कहा किसने? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रताप की उपाधियां। प्रताप एक मतलब मेवाड़ के लिए एक उगते हुए सूरज के बराबर था। तो दो उपाधियां तो ऐसे ही ध्यान रखना कि मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज। अच्छा, ये कौन से वंश थे? ये गहलोत सिसोदिया वंश थे। तो गहलोत हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? गुहिलोत। ध्यान रखना, गुहिलोत। और यहां के राजा राणा कहलाते थे, तो राणा। ये कहा किसने? ये उपाधि दी है अकबर ने। अकबर इसे गुहिलोत राणा कहता था। अकबर गुहिलोत राणा कहता था, ठीक है। और ये वीर शिरोमणि थे। ये क्या थे? वीर शिरोमणि। ये भी ध्यान रखें। एक और चीज ध्यान रखना, बचपन का नाम। अच्छा, इनके ऊपर तो एक गीत भी बना है, बचपन का नाम कभी भूल नहीं जाना रे, बचपन का नाम कभी भूल नहीं जाना रे। यही था ना? क्या अलग था? बचपन का प्यार कभी भूल नहीं, ऐसा था क्या? मैंने तो ये इस तरीके से याद किया, बचपन का नाम कभी भूल नहीं जाना रे। कीका नाम था। क्या नाम था? कीका। कीका। मूल निवासी जो होते हैं, मूल निवासी किसे कहते हैं? जो संस्कृति के पोषक है, जो जंगलों में रहते हैं, वनवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो मूल निवासी। यहाँ पे प्रताप जिस परिवेश में पले बड़े थे, वहां पे भील आधिपत्य क्षेत्र था। भील ज्यादा थे, भील मूल निवासी थे वहां के। बड़े लाड़ प्यार कोड से रखते थे महाराणा प्रताप को। और जब छोटा बच्चा वहां पे होता है, उसको कहा जाता है कीका, प्यार से। ठीक है, मेवाड़ मारवाड़, इसमें प्योर मारवाड़ी प्योर मेवाड़ी में यदि कहें, छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है। तो कीका कहते थे, प्यार से इन्हें कीका कहते थे। और बाद में इन्होंने भी, महाराणा प्रताप ने भी इन्हें बहुत अच्छा सम्मान दिया। राणा पुंजा इनकी तरफ से सेनापति बने और बहुत अच्छी तरीके से इनके जो है तीर कमान भीलों के मेवाड़ के सनद में झंडे में लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा सम्मान दिया गया और एक मिसाल पेश की है उन्होंने। ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे कीका कहते थे। अच्छा, छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी का, महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में। बांडोली, उदयपुर। और यदि और पूछ ले एग्जामिनर खुरापाती आया, तो ध्यान रखना केजड़ बांध के किनारे, केजड़ या खेजड़ भी कह देते हैं, केजड़ बांध के किनारे। और खंभों की संख्या है 8। 8 खंभे आए। देखो मेरी राइटिंग इतनी यहां बोर्ड पे आती नहीं व्यवस्थित, लेकिन समझ आ जाती है, इतना पता है। ठीक है, चलिए, राइटिंग डजंट मैटर, मैटर जो है वही मैटर करता है, यानी कि कंटेंट जो है वो मैटर करेगा। तो यहां तक चीजें जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये संक्षिप्त परिचय था। जब तक आप संक्षिप्त परिचय महाराणा प्रताप का नहीं जानेंगे, आप हल्दीघाटी के युद्ध भूमि में नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब धीरे धीरे आपको हल्दीघाटी के युद्ध भूमि में ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि जिस समय अकबर का शासन था, तो अकबर ने जैसे दीन इलाही धर्म वगैरह चलाया और उसका मकसद भी यही था कि सभी को अधीन लाया जाए। और काफी जगह जैसे कि शुक्र तालाब था, ये अब शुक्र तालाब क्या रही है, नागौर दरबार, नागौर दरबार में काफी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर कछवा जो थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, जैसलमेर, बीकानेर, इधर भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और ज्यादातर राजपूती शासक थे वो उनके साथ में संबंध स्थापित कर दिए, या फिर कहीं ना कहीं मनसबदार बना दिए गए, यानी कि मुगलों की तरफ से लड़ने लगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ ऐसा राजवंश था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। अकबर चाहता था साम दाम दंड भेद कैसे भी अधीनता स्वीकार करें प्रताप। ठीक है, तो प्रयास किए जाएंगे कुछ ना कुछ कि अधीनता स्वीकार कैसे करवाया जाए। जलाल खान कोर्ची गया हुआ था गुजरात अभियान पे। जलाल खान को किया फोन कि भैया वहां से आते हुए महाराणा प्रताप को समझाते हुए आना कि हम इतना जीत रहे हैं, सब आपको भी जीत लेंगे, आप अधीनता स्वीकार कर लो, आपको आपका मान सम्मान ऐसे ही दिया जाएगा और आप जो है बढ़िया आपके राजा बने रहोगे। खाली आपको कहना है यस, क्या आप अकबर के अधीन है कि यस, इतना कहना। महाराणा प्रताप के नो 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 नेवर, कभी नहीं। ठीक है, अब इसके लिए अभियान चलाए। ठीक है,
इन्हें कहा जाता है कि अकबर द्वारा प्रताप को अधीन करने के लिए भेजे गए अभियान कहते हैं इन्हें। तो इसमें 4 अभियान है टोटल, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक है JMBT। कई जने हिंदी में ट्रिक याद करते हैं तो एक और भी ध्यान रख लेना, जमा बांटो। वैसे ये मारवाड़ी टाइप लगती है थोड़ी, है ना, जमा बांटो। बांटो क्या है? बांटो थोड़न खांचन है पत्थर, किसी को पता नहीं है मारवाड़ी में बांटो क्या, पत्थर मारते हैं ना, तो वो बांटो, जमा बांटो ध्यान रखना, बांटे जमा करो। यहां पे ये ध्यान रखना है, सबसे पहला अभियान जो था वो था जलाल खां। ये क्रम कई बार पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, ठीक है, ये भी है। और ये प्रश्न जब जब आएगा, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी बुक के राइटर आपको बुक दे रहे हैं, सभी कहेंगे कि ये प्रश्न मेरे अंदर से आया, क्योंकि ये ट्रेंड है परीक्षा का। जलाल खां। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है मान सिंह। तीसरे नंबर पे ध्यान रखना है बी से भगवंत दास। कई जगह इसका नाम भगवंत दास मिलता है, कई जगह भगवान दास मिलता है, और इतिहासकार खुद भी कंफ्यूज है कि भगवंत दास था कि भगवान दास था। और फिर टोडरमल। कर प्रणाली बहुत अच्छी तरीके से टोडरमल ने स्थापित की थी। राजा टोडरमल भी कहते थे इन्हें। अब इनके सन ध्यान रखना है, ठीक है। सन में क्या ध्यान रखोगे? एक है मात्र ये 1572 के अंदर है, ठीक है, बाकी सारे के सारे 1573 में है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। चलिए फिर वही बात कि एग्जामिनर खुरापाती आ गया तो सर तो पूछ लेगा मंथ। मंथ पूछे तो ध्यान रखना कि ये है जून के अंदर, ठीक है, जून के अंदर है। ये नवंबर के अंदर है, नवंबर के अंदर, नवंबर 1572, ये है जून के अंदर, ये है सितंबर के अंदर, और ये है दिसंबर। अब इससे ज्यादा खुरापाती एग्जामिनर नहीं हो सकता, तारीख नहीं पूछेगा, ठीक है, फिक्स डेट नहीं पूछेगा, उसको सैलरी थोड़ी लगानी है, उसको सिर्फ सवाल का उत्तर पूछना है। सैलरी लगानी हो तो फिक्स डेट पूछेगा, भाई कौन सी तारीख है, 1 तारीख को लगानी है कि 7 को लगानी कि 15 को, ठीक है, यहां तक ध्यान रखेंगे। अब ट्रेजेडी है ना, इनमें किसी में नहीं हुई है। इसमें जो इतिहासकार बहुत सारी दुविधा पैदा करते हैं बच्चों के लिए, मुझे है ना लगता है कई बार कि ये कैसे याद करें, बच्चे कितने याद करें। 10 इतिहासकारों ने 10 स्रोत दे दिए और 10 तरह की बातें कह दी। किस बारे में? मान सिंह और प्रताप की मुलाकात के बारे में, जिसमें से सबसे ज्यादा सही जो बताते हैं कि मान सिंह और प्रताप की मुलाकात ही नहीं हुई, ये मुलाकात अमर सिंह और मान सिंह के मध्य हुई, और प्रताप जो है मुलाकात करने आया नहीं। लेकिन बातें कैसी कैसी चली सुनो। ट्रेजेडी किसके साथ होगी? ट्रेजेडी होती है यहां मान सिंह वाली। मान सिंह को भी वहां से अभियान से आ रहा था, तब वापस यहां से किया टेलीफोन के भैया मिलते हुए आना, प्रताप को समझा देना आप राजपूत हो तो राजपूतों से राजपूत मान जाए। लेकिन वहां पे बात यह थी कि मान सिंह और इनके जो राजा थे यहाँ के आमेर वाले, इन्होंने मुगलों से संबंध किया था। प्रताप को ये थोड़े से सुहाते नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं लगते थे। अब अलग अलग इतिहासकार, मैं सारे के सारे नहीं बताऊं, कंफ्यूज हो जाओगे, बातें सुनो। कोई इतिहासकार कहते हैं कि मान सिंह गया और प्रताप ने भोजन करवाया, कई इतिहासकार कहते हैं कि भोजन नहीं करवाया, ठीक है। कई इतिहासकार कहते हैं मुलाकात हुई, कई इतिहासकार कहते हैं मुलाकात हुई नहीं। कई इतिहासकार कहते हैं कि मुलाकात हुई, लेकिन जो है 2 पंक्तियां बनाई थी खाने की, और खाने की पंक्ति में वहां पे जो है प्रताप नहीं बैठता है, मान सिंह बैठ जाता है, प्रताप नहीं बैठता। प्रताप कहता है कि मैं राजा हूं और राजा के दर्जे के हिसाब से यहाँ बैठने का कोई स्थान नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठता हूं। तो इसको अपमान समझता है मान सिंह, और मान सिंह भी भोजन नहीं करता है, वहां से निकल जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वापस यही चीज कि भोजन के लिए बुलाया, लेकिन प्रताप उससे मिलने आता नहीं है। दबे स्वरों में कोई पूछता है, ये पूछता है तो दबे स्वरों के अंदर कोई कहता है कि आपने मुगलों से जो है संबंध किए, तो प्रताप को ये सुनाता नहीं है, इसलिए वो नहीं आता यहाँ। फिर वहां से ये निकल जाता है और बताते हैं कि प्रताप ने बाद में गंगा जल और इससे पाकशाला को धुलवाया। फिर ये वहां से लेटर लिखता है मान सिंह कि आपने जिस तरीके से पवित्रता के साथ अपने क्षत्रित्व का पालन किया है, वैसा ही पालन युद्ध भूमि में भी करना, जल्द मिलूंगा। ये एक बात।
दूसरी बात कि भोजन पे बुलाया, भोजन पे मुलाकात प्रताप से नहीं होती है, तो मान सिंह अपने साथ में 300 कुत्ते जो लाए थे उनको वो खीर खिला देता है। जो भोजन में इसको खीर खाने को मिली थी वो 300 कुत्तों को खीर खिला देता है। ये भी एक बात है। एक बात यह है कि प्रताप और मान सिंह की मुलाकात हुई नहीं, उदय सागर की पाल पर अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात होती है और अमर सिंह से पूछता है मान सिंह कि वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहां हैं? तो अमर सिंह कहता भी है माय फादर इज इल सो ही कांट कम, वो नहीं आ सकते कि मेरे पिताजी जो है उनके पेट में थोड़ी सी समस्या है, वो अस्वस्थ है, वो यहां पे मिलने नहीं आ सकते। मान सिंह को पहले से पता था कि मैं जो है हमारे संबंध मुगलों से हुए इसलिए ये हमसे मिलेंगे नहीं और उसने अपना अपमान समझा। तब वो अमर सिंह से कहता भी है वापस बहुत जल्द आपके पिताजी का इलाज करने आऊंगा, यानी क्या था, व्यंग्य था, मैनी देवेनी व मैनी ही, बहुत जल्द आऊंगा आपके पिताजी का इलाज करने युद्ध भूमि में। अमर सिंह हमसे कोई कम थोड़ी है, हमसे पांचों कह दिया। अमर सिंह ने वापस प्रत्युत्तर बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, आप भी आइए और आपके फूफा को भी लेते आना। फूफा कौन? अकबर, ठीक है, आप भी आओ, आपके फूफा को भी लेकर आना, ठीक है ना, आई बात समझ रहे? तो ये इस तरीके से वाकये चले हैं और अलग अलग इतिहासकारों ने 10 तरह के स्रोत दे दिए और 10 तरह की बातें लिख दी है, एक है केवल इनकी मुलाकात के ऊपर। अब चलते हैं अपन हल्दी घाटी की तरफ। अब देखो कुछ तथ्य, हल्दी घाटी का युद्ध दिनांक में भी देखो कंफ्यूजन सिर्फ एक व्यक्ति ने क्रिएट किया है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। वैसे युद्ध की दिनांक जो हल्दी घाटी शिलालेख है, ठीक है, ये किसके अनुसार है? हल्दी घाटी अभिलेख जो वहां लगा हुआ है उसके अनुसार है 18 जून 1576, जो ज्यादा सही मानी जाती है, ठीक है। यदि आपको हिंदी माह के अनुसार पूछे तो आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवत 1633, 1576 है, इसके अंदर 57 जोड़ देना 1633 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे ये जो है ज्यादा वैलिड है। फिर गोपीनाथ शर्मा का हवाला देकर स्पेशल पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध की दिनांक क्या है, डेट क्या है, तब आपको ध्यान रखना है कि 21 जून, शर्मा जी 21 है, ठीक है, तो 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। ये ज्यादा वैलिड है क्योंकि ये वहां लगे हुए अभिलेख में मेंशन की हुई है, ठीक है। यहां पे डेट बहुत पूछी जाती है। युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पूछ ले कि प्रताप और मान सिंह, यदि अकबर उसमें है ही नहीं तो मान सिंह वाला सही है, यदि अकबर भी है उसके अंदर तो अकबर और प्रताप माना जाएगा। क्यों? युद्ध दो राजाओं के मध्य होता है। मान सिंह उस समय, इनके समय सेनापति था, मनसबदार था, ठीक है। राजा कौन था? उधर का अकबर था, इधर का प्रताप था। ये कहते हैं कि भाई अकबर और अमर सिंह नहीं हो सकता क्योंकि राजा कौन था? प्रताप था। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन जैसे आए वैसे आप उस समय ध्यान दे देना। युद्ध अकबर और प्रताप की सेना के मध्य हुआ, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति जो था वो मान सिंह था, मुख्य सेनापति। अच्छा, मान सिंह सेनापति क्यों था? इसके पीछे भी कारण यही है कि मान सिंह को अपने अपमान का बदला लेना था। जो उस समय प्रतिनिधि मंडल गया था, मैत्री मंडल जो गया था, उसमें जो अपमान मिला इसको, उसका बदला लेना था। तुरंत आते ही कहा कि जब भी प्रताप पे हमला बोला जाएगा सेना का सेनापति मैं हूंगा। और ये पहला मौका था जब मुगलों की सेना का, इतनी बड़ी सेना का सेनापतित्व तो किसी हिंदू राजा ने किया था, वो मान सिंह ने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। ये पहला वाकया था, ठीक है, याद रखना। प्रताप की सेना का हरावल का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूरी था। अब ये हरावल, चंद्रावल, ये सारे अलग अलग खेमे होते थे सेना के। भी सेना ऐसी नहीं है कोई परेड की लाइन के जैसे नहीं है जो सीधी सीधी चलेगी, पूरी युद्ध भूमि और पूरी बहुत वेल स्ट्रेटेजी होती थी। जैसे आप परीक्षा की रणनीति बनाते हो वैसे ही इसकी भी रणनीति होती थी। रणनीति है ही क्या? रण की नीति है, युद्ध की नीति है, ठीक है। तो यहां पे देखो एक सांप्रदायिक एकता का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। कई इतिहासकार सिर्फ इसको हाईलाइट करते हैं कि अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था, अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। यहां पे भी देखो कि पठान हाकिम खां सूरी जो है महाराणा प्रताप की हरावल का सेनापति था। सांप्रदायिक सद्भाव देखो, हिंदुओं की सेना का सेनापति पठान था हाकिम खां सूरी, वहां से मुगलों की सेना का सेनापति मान सिंह था। तो ये एक वो, यदि कोई इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखता है तो वो यहां पे गलत साबित हो जाता है, क्योंकि युद्ध हमेशा दो सेनाओं के मध्य होते हैं, दो धर्मों के मध्य युद्ध नहीं होते हैं। ये यहां से आता है, ठीक है ना। तकरार आखिरकार है ना वो साम्राज्यवादी नीति वाला हो जाता है,
ठीक है, हो सकता है इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मंतव्य हो, जो यहाँ पे निष्पक्ष जो नजरिया होना चाहिए वो मैंने बताया है। ठीक है, चलिए अब बात करें हल्दी घाटी के अलग अलग युद्ध जो पूछे जाते हैं। ठीक है, युद्ध पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के नाम अलग अलग क्या थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने जिक्र किया। कर्नल जेम्स टॉड ने एनांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ ये वाली पुस्तक जो थी, इसके अंदर सबसे पहले इसने हल्दी घाटी का युद्ध जिक्र किया। इससे पहले रक्त तलाई का युद्ध माना जाता था। क्यों माना जाता था वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सस्पेंस रहना चाहिए, मजा नहीं आएगा नहीं तो। गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने। बदायूनी इस समय का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है ना, युद्ध में मौजूद था, और जब युद्ध बहुत परवान पे चल रहा था, वो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है, कौन कैसे गाजर मूली के जैसे कट रहे हैं सब। तब ये आसफ खां जो इसके साथ में मानसिंह के गया था, पूछता भी है बदायूनी जाके कि आसफ खां यार समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन किसको मार रहा है, अपने वाले राजपूती सैनिक कौन है और इनके वाले राजपूती सैनिक कौन है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा। आसफ खां कहता है जो भी कट रहा है अच्छा ही है, इस्लाम के लिए ये सब अच्छा ही है, चाहे इधर का राजपूत मरे चाहे उधर का राजपूत मरे, इस्लाम के लिए सब अच्छा है। मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इतिहासकारों ने लिखा है। खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी में। बदायूनी ने मुंतखाबुल तवारिक के अंदर कहा। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली ये भी जेम्स टॉड ही कहता है। थर्मोपल्ली युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि थर्मोपल्ली का युद्ध जो हुआ था फारस और यूनान के मध्य हुआ था। एक बहुत बड़ी सेना जरसेक्सस की थी उसकी, और लियोडिनास की इधर की सेना ने बहुत 300 योद्धा थे जिन्होंने इनको बहुत बुरी तरह से ठगाया था। विश्वासघात के कारण हार गए थे। जो तंग दर्रे में लड़ा हुआ युद्ध था, हल्दी घाटी का भी जो है वो मैदान वो तंग दर्रा और मिक्स था, वैसे मैदान और तंग दर्रा दोनों, तो इसलिए इसको थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा गया। अन्य नाम इसे हाथियों का युद्ध भी कहा गया और बनास का युद्ध भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि बनास के किनारे था तो बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध क्योंकि हाथियों की स्पेशल लड़ाई हुई थी इसके अंदर, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब ये चीजें जो है याद नहीं होती, याद मतलब ये कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन ये है, गोगुंदा में यहां देखोगे तो न आधा है। ठीक है, यहां पे भी देखोगे तो बिंदी लगी हुई है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2005 के नियम के अनुसार आधा न जो है उसे बिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये नियम शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्रेडिट दो तो दे सको, ठीक, मैं कोई मना नहीं करूं। बदायूनी के अनुसार गोगुंदा का युद्ध था, इससे याद रह जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी वाला कर्नल जेम्स टॉड ने जिक्र किया, थर्मोपल्ली भी इसने कहा है। ये दोनों चीजें पहली बार इसी ने कही है, ये डायरेक्ट याद रखना है, कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। ये है ना, ये ख है, खामनोर मत कर देना, ख खमनोर मिस टाइप है। क्या है? खमनोर। खमनोर कहां है? राजसमंद के अंदर, चैती गुलाब जहां के प्रसिद्ध है। अब यहां पे देखो इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, खमनोर और अबुल फजल इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि खमनोर का अबुल फजल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रख लेना है, या फिर ऐसे याद रख लेना कि हल्दी घाटी के युद्ध पे हमें फक्र है। क्या याद रख लोगे? हल्दी घाटी के युद्ध पे हमें क्या है? फक्र है। तो फ से तो फजल आ गया और ख से खमनोर आ गया। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। बाकी क्यों है ये आगे जिक्र करेंगे। तो टाबरों क्लास कैडी लग रही है, बढ़िया है कि डायरेक्ट समझ में। मैं ये कम से कम इस चैनल पे तीसरी या चौथी बार महाराणा प्रताप को पढ़ा रहा हूं, और हर क्लास को उठा के देख लेना, हर क्लास उस क्लास से अलग मिलेगी। फैक्ट वही मिलेंगे लेकिन तरीका और पैटर्न चेंज मिलेगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी कई चीजें इसमें नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे कभी भविष्य में पढ़ाऊंगा तब भी कुछ चीजें नहीं मिलेगी, और यही अपने यहाँ पे चलता है। कोई भी क्लास एक दूसरे से सेम नहीं रहती है, ताकि नयापन बना रहे। कोई मेहनत करते हैं तो पूरी करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। अब आती है मेन चीज कि प्रश्न बनने का पैटर्न अब ये रह गया है। प्रश्न बनने का पैटर्न अब ये है, वहां युद्ध भूमि में इनकी सेना की स्थिति क्या थी, ये युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद की है। वैसे यदि देखा जाए प्रताप की सेना यहां से चलती है, और प्रताप की सेना जो यहां से चलती है तो अपना पड़ाव डालती है गोगुंदा में। ठीक है, अंतिम पड़ाव जो होता है वो लौसिंग के अंदर होता है प्रताप की सेना का, लौसिंग नाम के गांव में। वहां से मानसिंह की सेना चलती है तो मांडलगढ़ में पड़ाव डालती है, और अंतिम पड़ाव उनका होता है मोलेला, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोहनलाल कुमार वगैरह अपन ने पढ़ा था। तो ये इनके पड़ाव रहे हैं।
अब जब मैन युद्ध का समय हो जाता है, मॉर्निंग में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, सुबह के समय जब मैन युद्ध का समय होता है, मानो प्रताप की स्थिति यह है, महाराणा प्रताप की स्थिति यह है, ठीक है। तो दाया दक्षिण पार्श्व यानी कि दाया हाथ, ठीक है, इस हाथ की तरफ जो जत्था होगा, जो खेमा होगा, उसका नेतृत्व करने वाले वो ये है रामशाह, ग्वालियर के रामशाह या राम सिंह कहते हैं, ये और इनके तीनों पुत्र। वाम पार्श्व यानी बाएं साइड, अब क्योंकि आपको इस दिशा को ध्यान में रखना है, इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं, प्रताप का मुंह इस तरफ है, सामने अपोजिट साइड वाली सेना है, ठीक है, उनका दाया बाया चेंज हो जाएगा वापस, तब स्थिति ये है। अच्छा, प्रताप का ये मुंह है, तो प्रताप के आगे वाला जो भाग है, यानी कि युद्ध में सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जिसे अग्रिम पंक्ति कहा जाता है, उसे कहा जाता है हरावल। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजपूती सेना के अग्रिम पंक्ति को हरावल कहा गया है, कोई भी सेना है उसकी अग्रिम पंक्ति जो होती है, वो अग्रिम जो भी जत्था होता है, खेमा होता है, उसे कहा जाता है हरावल। तो महाराणा प्रताप ऐसे खड़े हैं तो अग्रिम पंक्ति हो गई ये पहले आगे चल रहे हैं, फिर महाराणा प्रताप, फिर लास्ट में चंद्रावल। अग्रिम पंक्ति जो है वो हरावल है और लास्ट जो पीछे पंक्ति है वो चंद्रावल है या चंदावल है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको याद करनी है चीजें। अब देखो, ये तो हो गई स्थिति। अब देखो, हरावल जो है ये पूछा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खां सूरी कर रहा था, पठान। जब तो कहा जाता है प्रताप की सेना का सेना नायक हाकिम खां सूरी, क्योंकि सबसे फ्रंट में रहते हुए, सबसे आगे रहते हुए लड़ा है और उसके नेतृत्व में लड़े। उसका साथ देने वाले कौन कौन थे? भीम सिंह थे, रामदास राठौड़ थे, रावत सांगा थे और किशन दास थे। ये सारे के सारे हरावल में शामिल थे, ठीक है, और सारे के सारे बड़े जागीरदार, बड़े राजा रहे हैं। तो ये पूछा जाता है, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं कि हरावल में शामिल कौन रहा था, तो ये सारे के सारे हरावल में शामिल थे। बात करें पीछे के, जो चंद्रावल कहलाता है, और ये प्रश्न बहुत लेवल के पूछे जाते हैं और ये बनते हैं, आज का ट्रेंड यही है, मानकर चलना एक प्रश्न पक्का है। और याद करने का सबसे बेस्ट पैटर्न जो है वो मैं लेके आया हूं, और मैंने कहा भी था टेलीग्राम में, पेड कोर्स से बढ़िया कोर्स क्लासेस मैं देने की कोशिश भी करता हूं और कहता भी हूं, और जो करता हूं वही चीज मैं कहता हूं। यदि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं करूंगा जब आपके लिए 100% तो 10% कहूंगा भी, ठीक है। एक विद्यार्थी ने कहा भी कि सर आप कर रहे हो तो वापस कह देते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? करके कहते हैं। लोग तो पेड कोर्स देकर भी कहते हैं, हम नहीं दे रहे हैं फिर भी हम कह रहे हैं। यदि ये भी बात किसी को चुप जाती है तो क्षमा चाहूंगा, आप लोगों का शायद कोई और प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहे हो। हम वहां पे कहते हैं जहां पे हमने किया है। 24 घंटे में से यदि हम 18 घंटे मेहनत करते हैं, और एक बार कहना भी, वो कहना भी किस लिए है? क्योंकि ये दाग अच्छे हैं। ऐड देखिए ना कि ये दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल की ऐड देखी होगी। ये कहना अच्छा किस लिए है? ताकि विद्यार्थी इसे देखे और याद करे। कोई पैसे टके लगने नहीं है, मेहनत हमारी है, ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, आप सारा का सारा खर्च हमारा हो रहा है। आपको तो सिर्फ डेटा, आप रील्स देखने में तो उड़ाते हो, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना, उसको यहाँ रील्स देखने की जगह ये देख लो। 2 प्रश्न सही करोगे तो कहीं ना कहीं दिल से दुआ हमको ही निकलेगी, ठीक है, हमारे लिए निकलेगी। तो ये चीजें हैं जहां पे साथियों जब प्रयास किया जाएगा ना, आप लोग करें 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करें अपने आप लोग भी इस चीज को, और बताना किस लिए है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित के लिए है। वो इसे देखें कि ये डायरेक्ट ही याद हो रही चीज, आपके कोई पैसे टके लग थोड़ी रहे हैं। फिर भी यदि हजम नहीं होती, दूध देने वाली गाय की तो लात भी अच्छी होती है, थोड़ा सा हजम कर लिया करो तो आप लोगों का ही फायदा होगा, और नहीं हजम करोगे तो दूध ही नहीं देगी गाय, तो मौज करो, ठीक है। यहां पे देखो ये स्थिति है। अब देखो राणा पूंजा, ये बहुत अच्छा एक निर्णय था महाराणा प्रताप को कि वनवासी राणा पूंजा, मूल निवासी राणा पूंजा, वीरों के प्रतिनिधि राणा पूंजा को अपनी सेना का, चंद्रावल की सेना का सेनापति बनाया है। आप समझ सकते हो कि कितना मान सम्मान दिया होगा, और देना भी चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय महाराणा प्रताप का। जगन्नाथ जैसा चारण जैसा भी लिखा मिल जाएगा। कृष्णदास चुंडावत, जिन्होंने महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के समय तलवार बांधी थी। पुरोहित गोपीनाथ, मेहता रतनचंद, ये सारे, और मेहता जयमल भी था, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। ये सारे जो थे वो चंद्रावल में थे, पीछे की साइड। यदि बात करें दक्षिण दाएं पार्श्व यानी कि इस हाथ पे, वहां पे थे ग्वालियर के रामशाह, ये ग्वालियर के थे, ठीक है, ग्वालियर के रामशाह या राम सिंह भी कह देते हैं। इनके तीनों पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, और ये युद्ध भूमि में खेत रह गए थे, यानी कि ये वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा घाणेराव के भामाशाह और इनके भाई ताराचंद, अनूप सिंह, ये सारे के सारे दाएं पार्श्व यानी दक्षिण पार्श्व के अंदर थे। गांठ बांध लेना, ये प्रश्न यदि बन गया तो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें वाम पार्श्व की या बाएं पार्श्व की, तो जाला मन्ना या जाला बीदा, सादड़ी के जाला बीदा, मान सिंह सोनगरा,
ये सारे के सारे वाम पार्श्व दाएं पार्श्व के अंदर थे। और ये युद्ध भूमि के अंदर महाराणा प्रताप की स्थिति थी, महाराणा प्रताप की सेना की स्थिति थी। तो ये अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जब इसकी बात की है तो भाई वो सेना कोई तितर बितर थोड़ी कड़ी होगी, मानसिंह वाली, उनकी भी सेना की स्थिति होगी। तो इनकी सेना की स्थिति की बात कर लेते हैं। इनकी सेना की स्थिति में मैं जो नेतृत्व करता था वो था मानसिंह, ठीक है, जो मध्य भाग में था। अच्छा, एक और चीज यहां पे एक विद्यार्थी ने कहा, सुबह ही मैंने डाला तब, कि सर बीच वाला जो भाग होता है उसे ढोलान कहा जाता है, कि सेना के बीच का जो भाग है उसे ढोलान कहा जाता है। बिल्कुल हलाहल गलत है, ढोलान नहीं कहते हैं। यदि किसी ने कहा कि ढोलान कहते हैं तो वो गलत है। ढोलान नाम का एक गांव था वहां, जिसे ढोल गांव भी कहा गया, या ढोलान गांव का नाम है, उसे महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। तो कई शिक्षक जो है वो ये समझ बैठे कि ढोलान इसके मध्य भाग को कहा जाता है। नहीं, ढोलान वहां के गांव का नाम था, जिसे ढोल गांव भी कहा गया और ऑथेंटिक पुस्तक में लिखा हुआ। ठीक है, तो ढोलान नहीं कहा जाता केंद्र भाग को, गलती मत करना। ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखना इसको। बात कर रहे हैं मानसिंह वाली सेना की। मानसिंह मध्य में था। मानसिंह का मध्य में भाग देने के लिए शिहाबुद्दीन, अली मुराद उज़्बेक, ख्वाजा मोहम्मद रबी बदख्शी, ये सब थे यहाँ पे। यदि हरावल की बात करें तो सैयद हासिम बरहा, ये यहाँ पे इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नाम लिखा हुआ है हासिम बरहा। सैयद हासिम बरहा हरावल का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ से, और आसफ खां थे साथ देने के लिए, जगन्नाथ कछवा भी थे। यदि पीछे चंद्रावल की बात करें तो यहाँ पे थे मेहतर खां। ठीक है, ये चंद्रावल में शामिल नहीं थे, ये चंद्रावल के भी बाद में एक आरक्षित सेना होती है, रिजर्व, जो तुलुगमा युद्ध पद्धति के अंदर एक रिजर्व सेना रखी जाती है। उस रिजर्व सेना, आरक्षित सेना का नेतृत्व कर रहे थे माधो सिंह कछवा। ठीक है, तो माधो सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। यदि बात करें दाएं या दक्षिण पार्श्व की तो ये सैयद अहमद खां के नेतृत्व में थी, और वाम पार्श्व गाजी खां बदख्शी और लूणकरण के नेतृत्व में थी। ठीक है, सांबर के लूणकरण के नेतृत्व में थी। ये स्थिति थी किसकी? मुगलों की सेना की, अकबर की सेना की। अब देखो, जैसे युद्ध होता है, युद्ध के अंदर जो सेना का अनुपात था, ठीक है, एक तो अकबर की सेना थी और एक थी प्रताप की सेना। तो सेना का जो अनुपात था वो 4:1 था। कईयों ने कहा कि इसके पास में, अकबर के पास 40,000 सैनिक थे, इनके पास में 10,000 थे। किसी ने कहा इनके पास में 80,000 थे, इनके पास में 20,000 थे। अंततः ये है कि 4:1 के अनुपात में सेना थी। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। युद्ध होता है, पहला आक्रमण राजपूत बहुत तेज गति से मेवाड़ी राजपूत करते हैं इनके ऊपर, और आगे का जो भाग है वो तितर बितर हो जाता है, इनको पीछे हटना पड़ता है। यानी कि एक समय ऐसा लगता है कि अब मुगल जो है वो पराजित इसमें हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि लास्ट में जो चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा था मेहतर खां, इसने दिमाग लगाया। मेहतर खां ने एक बहुत जोरदार, मतलब मारवाड़ी में क्या, हाको पाड़ियो। ठीक है, जोर हाको पाड़ियो, अरे जिल्ले इलाही, हमारे बादशाह अकबर खुद शाही सेना लेकर आ रहे हैं, मेरे पास दूत आया। और ये खबर जो है आग की तरह फैल जाती है। फिर वापस उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, अपने आप को संभालते हैं और फिर से वापस युद्ध करने लग जाते हैं। यही से टर्निंग पॉइंट था। ये मेहतर खां की जो बोली इसने निकाली ना, वहां से आवाज दी, और ये टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि राजा के खुद आ रहा है शाही सेना लेकर, मतलब सेना बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हमारी जीत निश्चित है, तो वापस जो है हमला करो। तो ये यहां से टर्निंग पॉइंट था। इस दरमियान बीच में होता है एक हाथियों का युद्ध। ठीक है, हाथियों का युद्ध होता है, इस चीज को यहां से समझो। देखो हाथी कौन कौन से थे, पहले वो बताऊं मैं आपको। जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे वो राम प्रसाद, लूणा, खांडेराव और चक्रवाप, ये थे महाराणा प्रताप की तरफ से। जो मुगलों की तरफ से थे वो गजराज, गजमुक्त, रणमदार या रणमादर और हवाई और मर्दाना। हवाई अकबर का था, मर्दाना मानसिंह का था हाथी। ठीक है, अब इस दरमियान जो है कहते हैं कि इस युद्ध में, हाथियों का युद्ध जो हुआ, इसमें न कोई तीर चले, न बंदूकें चली, न तोप के गोले चले, लेकिन चित्कार मची। यहां से जब युद्ध की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती दिखी तो यहां से राम प्रसाद को और लूणा को महावतों के साथ में छोड़ दिया गया। सूंड के आगे खंजर लगे थे, पीछे तलवारें लगी थी जहरीली, और चारों तरफ से सर्वनाश करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। इनके अपोजिट में उतार दिया गया गजमुक्त
और गजराज को यहां से उतार दिया गया, गजमुक्त और रणमदार को या रणमादर को यहां से उतारा गया। अंत में क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि इन अपने क्या कहते हैं राम प्रसाद और लूना को, इनके महावत को मारी जाती है गोली और बहुत सारे हाथियों से एक घेरा बनाकर इनको जो है वहां पे काबू कर लिया जाता है। ये होता है लास्ट में, और ये हवाई और मर्दाना ये है ही, ठीक है। ये इस तरीके से हाथियों का युद्ध हुआ। फिर राम प्रसाद को जीतकर वहां पे मुगल इसका नाम रखते हैं पीर प्रसाद, लेकिन राम प्रसाद ने मुगलों का न तो दाना ग्रहण किया न पानी ग्रहण किया और अंततः अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, उनका दाना पानी तक ग्रहण नहीं किया। ऐसा था राम प्रसाद। चेतक की बात सुनो, चेतक कैसे आया कैसे नहीं वो स्टोरी में कई बार बता चुका हूं, बाद में भी बता दूंगा। चेतक की रफ्तार बिजली से भी तेज थी, पलक झपकते यहां है और कब वहां पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलता था। अब सेना में गच्चा देने के लिए, क्योंकि इतना बलिष्ठ और इतना चंचल और इतना फुर्तीला घोड़ा है इनके पास, तो वहां पे गच्चा देने के लिए चेतक के लगाई जाती थी एक सूंड, नकली सूंड, क्योंकि दूर से देखने वाले को लगता था हाथी है, हाथी की स्पीड होती है कम, क्या हाथी है आने में टाइम लगेगा, वो इतना सोचते जितने में तो महाराणा प्रताप जो है गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ जाते थे। ये खासियत थी चेतक की। तो चेतक है। फिर युद्ध की स्थिति थोड़ी सी जैसे हाथ से जाती है, चेतक हो जाता है घायल। एक समय ऐसा आता है जब महाराणा प्रताप चेतक को देते हैं एड़ और सीधे पहुंच जाते हैं मान सिंह के हाथी के पास, और जैसे ही एड़ देते हैं वो पूरा अपने पैर रख देता है मर्यादा, ये मर्दाना जो हाथी है इसके ऊपर, और पूरे जोश से जो है महाराणा प्रताप भाला फेंकते हैं, लेकिन मान सिंह उस समय होदे में छुप जाता है, बच जाता है और उनका महावत मारा जाता है। महावत विहीन हाथी जो है थोड़ा सा पगला जाता है और इधर उधर सूंड और पूंछ घुमाता है, जिससे चेतक का पैर कट जाता है, जो चेतक की मृत्यु का कारण भी बनता है। लेकिन चेतक ने अपने पैर की परवाह नहीं की, और जब देखा कि महाराणा प्रताप थोड़े से युद्ध भूमि में घायल हो चुके हैं, तो वो वहां से पूरा दम लगाकर युद्ध भूमि से सुरक्षित उन्हें बाहर निकालता है और 27 फीट का नाला पार करके और वहां पे दम तोड़ता है। इस दरमियान पीछे से 2 मुगल सैनिक देख लेते हैं महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में बाहर जाते हुए, तब शक्ति सिंह उनका पीछा करते हुए उन दोनों को मारता है और अपना घोड़ा एक्सचेंज करता है। और ये बात, इस बात का वर्णन मिलता है अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति के अंदर। दैट्स ऑल योर ऑनर। फिर आगे देखो, ये तो है हल्दीघाटी युद्ध की पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है ये चीज। अब ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि इनका पड़ाव कहां कहां डाला गया था, ये नोट्स मेकिंग में आपके पास में आ गया, मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। बाद में जब महाराणा प्रताप के सैनिक घायल हो गए, अच्छा इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? पूछो कैसे? प्रताप विजयी राजस्थान सरकार द्वारा माना गया है, चंद्रशेखर के शोध का प्रमाण देते हुए माना गया है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, क्यों माना है उसको सुनो। मैं कोई पक्ष लेकर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं निष्पक्ष पढ़ाता हूं, ठीक है। क्यों माना गया? यदि आप ये सोचो कि अकबर जीता, यदि ये सोचते हो, तो आपको बता दूं कि अक्टूबर 1576 में, ये कब हुआ है? जून 1576, अक्टूबर 1576 में अकबर फिर से सेना लेकर आता है यहां पर आक्रमण करने के लिए। मुझे बताओ ऐसा कौन सा मूर्ख राजा होगा जो युद्ध जीते हुए अपने ही शासन कर रहे हैं वहां पे सेना लेकर आएगा? तो एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि 1576 के बाद, एक साल बाद, यहाँ के जो आसपास के लोग रहते थे उनको पट्टे जो जारी किए जाते हैं उनकी जमीनों के, वो महाराणा प्रताप ने ताम्रपत्र पर जारी किए हैं। तो जारी कौन करेगा? जो वहां का प्रशासक होगा, शासक होगा, राजा होगा, राजा ही जारी करता। तो ये वहां पे जारी किए, चंद्रशेखर के शोध के अंदर इसका जिक्र है, इसलिए राजस्थान सरकार मानती है कि इस युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप था, ये युद्ध अनिर्णायक नहीं था। कुछ पहले के इतिहासकार हैं उन्होंने इसे अनिर्णायक कहा है, लेकिन ये अनिर्णायक नहीं था, इसका विजेता महाराणा प्रताप था। जिन कुछ एरियाज पर मुगलों ने अधिकार किया था वो भी महाराणा प्रताप ने वापस ले लिया था और छापामार युद्ध प्रणाली से ले लिया था। छापामार युद्ध प्रणाली की सलाह देने वाला जो था वो रामशाह ग्वालियर वाला था, ठीक है, कि हमें जो है छापामार युद्ध प्रणाली से काम लेना चाहिए। फिर बाद में भामाशाह ने अपनी संपत्ति और ये सारा देकर, वो अपन महाराणा प्रताप स्पेशल पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन महाराणा प्रताप का मुगलों से संबंध। क्लास क्योंकि लंबी होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये लाइव होती तो अभी 30 मिनट हुए इस क्लास को, ये लाइव होती तो ये 1 घंटा हो गया होता। आपका कम से कम आधा 50% टाइम बच जाता है, क्योंकि अपलोड और कोई कट नहीं लगा रहा हूं मैं, क्लास रेगुलर ही चलती है, मैं कट बीच में एडिट करता ही नहीं हूं क्लास को। 1 कट में होती है, लेकिन लाइव नहीं लेने का मकसद है समय बचाना है और व्यवस्थित कंटेंट व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना है।
ये पूछा जाता है कि युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के सैनिकों का इलाज कहां किया गया? कोलियारी गांव में किया गया। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कोलियारी गांव में किस व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म हुआ था? ठीक है, चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा घोड़ा देने का जो उल्लेख मिलता है वो अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में मिलता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी आपको उपलब्ध हो गया। प्रताप के राजकीय चिन्ह जो है, जब प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जाते हैं तब राजकीय चिन्ह जाला बीदा धारण करता है, और इसी जाला बीदा को बीएल पनगड़िया ने जाला मान कहा है। इसलिए कई जगह आपको जाला बीदा लिखा हुआ मिलता है, कई जगह जाला मान लिखा हुआ मिलता है, जाला मान लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये कहां के थे? सादड़ी के। ठीक है, हल्दी घाटी के बाद अकबर ने, अब देखो अकबर तिलमिला गया था, तो अकबर ने शाहबाज खां को भी 3 बार भेजा। यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग पे से 3 बार हमला हुआ है और 1 बार ही अधिकार हुआ है, वो 1578 में। 3 बार भेजा, एक तो 1577, एक 1578 और एक 1579, जिसमें से ये 1578 में 1 बार जीत पाया, बाकी टाइम इसको नहीं जीत पाया। उसमें भी बाद में वापस अधिकार कर लेते हैं महाराणा प्रताप। और ये 1580 में शेरपुर गांव के अंदर जब अब्दुल रहीम खानखाना को यहाँ पे भेजा हुआ था, अब्दुल रहीम खानखाना विद फैमिली आया था, पड़ाव डाला था यहाँ पे कुछ एरिया को जीतने के लिए, तब अमर सिंह ने हमला करके इनके परिवार को और सबको बंदी बना दिया था। यहाँ पे महाराणा प्रताप ने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की कि हम किसी के भी फैमिली को बंदी नहीं बनाएंगे। अमर सिंह को कहा कि आप इन्हें तुरंत रिहा करें और ससम्मान भेजें वापस। यहाँ पे अब्दुल रहीम खानखाना फैन हो गया था महाराणा प्रताप का कि मैंने ऐसा कभी शासक नहीं देखा। यदि हम मुगल होते और आपकी फैमिली को यदि हमने अधिकार में लिया होता तो पता नहीं उनके साथ में क्या होता, लेकिन ये इस तरीके से ससम्मान रिहा तो कतई नहीं होते। अब्दुल रहीम खानखाना बहुत ही फैन हो गया था यहाँ पे, बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पे इनका। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है, और दिवेर का युद्ध जो है मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में काफी सारे फिर से प्रताप की विजय शुरू हो जाती है। काफी सारे जो क्षेत्र इनके अंडर से निकल गए थे वो वापस लेने शुरू कर देते हैं। ये युद्ध मुख्यतः जो हुआ है ये सेरिमा सुल्तान, इसका नाम कई जगह आपको सरिया सुल्तान भी मिलेगा, दोनों ही सही है, सरिया सुल्तान या सेरिमा सुल्तान, जो अकबर का काका था। ठीक है, इसके और अमर सिंह के मध्य होता है। अमर सिंह इतना जबरदस्त प्रहार करता है इस पर भाले से कि व्यक्ति, घोड़ा और उसके समेत वो भाला जमीन में जाकर धस जाता है और ये बूत बन जाता है, यानी कि स्टैचू बन जाता है एक तरीके से सेरिमा सुल्तान। ये यहां से जो है मेवाड़ का मैराथन प्रताप के गौरव का प्रतीक कहलाता है। यहां से वापस विजय शुरू हो जाती है। जो अंतिम अभियान जो हुआ मुगलों का महाराणा प्रताप पर, वो हुआ है 1584 के अंदर जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, लेकिन इसे भी कोई खास सफलता मिली नहीं। जब ये यहां से वापस लौट रहा था तो मांडलगढ़ के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये मुगलों का अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप पर, इसके बाद में इन्होंने कोई अभियान नहीं किया। ठीक है, अंतिम आपातकालीन और ये क्या कहते हैं हमने संकट का आपातकालीन और अंतिम राजधानी जो बनाई थी वो चावंड को बनाई थी, जो 28 वर्षों तक राजधानी रही थी। 12 वर्ष महाराणा प्रताप के अधीन रही थी, 28 वर्ष मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसी तरीके से याद रखनी है जिस तरीके से मैंने बताई है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी समय रहते, टेलीग्राम पे मिलेगी पीडीएफ जो गौरव ज्ञानधारा के नाम से ही है। स्पेलिंग सही ध्यान से देखकर लगाना। 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी उस पर जुड़े हुए हैं, पता चल जाएगा। ऑफिशियल चैनल अपना आप ही पता चल जाता है। और जो भी इसका साथ ही साथ अभ्यास करते चलना, और बता दिया कि वैलिडिटी आपकी 1.5 साल से भी अधिक रहनी है, तो अभी से ज्वाइन करके अभ्यास शुरू करें। समय व्यर्थ ना करें, समय को इन्वेस्ट करना सीखें, वेस्ट नहीं। तो अभी से अभ्यास शुरू करें। और क्लासेस सारी की सारी क्लासेस के लिए कई मैसेज आते हैं टेक्निकल टीम के पास कि सर क्लासेस ऐप में मिल नहीं रही। मैंने कभी नहीं कहा क्लासेस ऐप में मिलेगी, ऐप क्लासेस के लिए बना भी नहीं है। ठीक है, ऐप पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज के लिए बनाया गया है और वो भी लागत मूल्य में दी जाती है। क्लासेस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मिलती है। प्लेलिस्ट देखें, हर चीज की प्लेलिस्ट अलग बन रखी है। सारी क्लासेस यूट्यूब पर है, ऐप पर कुछ क्लास नहीं है। ऐप पर सिर्फ टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। बाकी आपको पीडीएफ जो है बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी। और आज की ये क्लास, आज का ये सेशन कैसा रहा ये कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे और भी क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए की जा सके। जैसा आप बताते हैं ना, कमेंट में सारे पढ़ता हूं, जवाब देना सबका संभव नहीं हो पाता है। और नेगेटिव लोगों को जवाब इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये देना जरूरी भी है, नहीं तो वे लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है, हमारे पास में उन विद्यार्थियों की ताकत है
जो बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और उसी विश्वास की बदौलत हम इतनी मेहनत करते हैं, जो हमेशा चलेगा। ये होती क्रिया की प्रतिक्रिया। तो इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ हम नहीं पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हो सकता है कि किसी टीचर से आपको पढ़ना पसंद हो और वो सिर्फ पेड कोर्स देते हो, और आपकी प्रतिक्रियाओं से उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाए, निःशुल्क पे आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या होगा। इसलिए प्रतिक्रिया बहुत अच्छी दिया करें, ठीक है, यानी दिया करें, कुल मिला के अच्छी बुरी वो देखा जाएगा, यानी प्रतिक्रिया आपको देनी चाहिए। कई लोग कहते हैं सर हमने पहली बार कमेंट किया, 1 साल से पढ़ रहे हैं, क्यों किया? आप यदि आपके कमेंट नहीं आने के चक्कर में हमने क्लास से रोक दी होती तो क्या कमेंट ही नहीं आ रहा, कोई सब ऐसा सोच ले फिर। तो इसलिए समय से समय पे प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। आज की क्लास के बारे में जरूर बताएं, कैसी थी, क्या था, सब कुछ। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।